ओके। नमस्कार सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों और जो भी यहाँ पे शिक्षक उपस्थित है उन सबको मेरा गुड मॉर्निंग। विद्यार्थी, आज हमारा जो चैप्टर है वो है साइंस का। और ये प्रकाश चैप्टर हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 आसपास, लेंस दर्पण, उससे ही संबंधित ये चैप्टर है। ये जो चैप्टर है प्रकाश में, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार लेंस आने के बाद हम दूर से, चश्मे से या इस तरह से कैसे तो देख कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और इंद्रधनुष के रंग वाला एक पट्टी दिखाई। आपको ना है कि ये क्या चीज है। दोस्तों, पहले छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसको देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो कि है प्रकाश, जिसका हमें लाइट भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारी प्रकाश को ग्रहण करने, अपने अंदर शोषित करने वाली। तो जैसे ही आपने अनुभव किया होगा कि जब आप कमरे में बैठे हैं और लाइट अचानक चली जाए तो आपको घुप अंधेरा दिखाई, एकदम डार्क, ब्लैक डार्क कलर का दिखता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप 1 मिनट 2 मिनट उस कमरे में बिताते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू करता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये समझाने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि हम देखते कैसे हैं और हमको चीजें दिखाई क्यों देती हैं। प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराकर जब हमारी आंख में जाएगी तो उसका प्रतिबिंब यानी छाया, आकृति हमारे आंख में उसका बनता है और इसलिए वो वस्तु हम देख पाते हैं। आंख की इसी खूबी का वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किया और कांच के माध्यम से, दर्पण के माध्यम से, लेंस के माध्यम से दूर की चीजें और ऐसी चीजों को देखने का तरीका खोज निकाला जिनको हम सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल लिखा हुआ है। विजिबल मतलब क्या? ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं। आपने अगर धूप देखी होगी, घर के छपरे में अगर होल है तो एक पीली सी किरण घर के अंदर आती है, या सूर्य की किरणें आपने देखी होगी। इस प्रकाश को हम विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, और इजी भाषा में बोले तो देख सकने वाली लाइट ये कहते हैं। दृश्य प्रकाश मतलब देख सकने वाली लाइट। अब सबसे पहले आप देखो यहाँ पे पीएम, एनएम, एमएम लिखा है। मैं आपको ये समझाऊंगा। दोस्तों, आपके कंपास में 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, बरोबर है? 15 सेंटीमीटर के स्केल में जहां से 1 सेंटीमीटर आपने लिया, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम उससे भी छोटे लंबाई की बात कर रहे हैं। 1 मिलीमीटर के भी अगर हम 1000 टुकड़े करेंगे तब पिकोमीटर, उसके 1000 टुकड़े करेंगे तब नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ ये बहुत ही छोटा होता है। आपको ये समझाने के लिए अगली आकृति पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दृश्य प्रकाश सिर्फ इतना होता है, आपने देखा 2 लाइन में। इसका जो लेंथ है, अभी समझे, आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको ऊपर वाली आकृति देखनी पड़ेगी। जो पहला सांप जैसा जो गया है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार माध्यम में गमन करती हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। ये किरणों के बीच में आपने देखा दो पहाड़ के बीच में जो लंबाई चौड़ाई है, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। जितनी ज्यादा प्रकाश की तरंगे दूर दूर रहेंगी, उनके बीच की दूरी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य ज्यादा
रहेगा। तो अभी आपने देखा कि विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, इसका जो तरंग दैर्ध्य है आप नीचे पढ़ सकते हैं, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, लगभग 700 लिखा है लेकिन 750 पौने 800 नैनोमीटर, इतनी तरंगों तक हम इस लाइट को देख सकते हैं। तो अगला सवाल यह है कि क्या हम इसके अलावा भी लाइट होते, तो आंसर है हाँ, वह भी अलग अलग तरह के प्रकाश होते हैं। यही हमारा पहला टॉपिक है आज का, अलग प्रकाश के प्रकार। आज तक हमने सिर्फ सूर्य की धूप देखी है। क्यों देखी है? क्योंकि हमारी आंखें वो देख सकने के लायक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कोई या प्रकाश नहीं हो। ये तो दृश्य प्रकाश मतलब वो तरंगे जिनका लंबाई 400 से लगभग 700 नैनोमीटर होगा। बट इसके अलावा भी दूसरे प्रकाश होते हैं, और ये दूसरे प्रकाश क्या करते हैं, किस प्रकार के हैं? एक प्रकाश जो दृश्य प्रकाश से अलग है, जिनको हमारी आंखें देख नहीं सकती, आपने सुना है अल्ट्रा वायलेट, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है। एक और सुना है एक्सरे, एक्सरे करवाते ना हड्डियों के बीच में पता चलने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरे का वेवलेंथ 1.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर होता है। ये दृश्य, ये किरणें होती हैं, ये लाइट होता है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, हमारी आंखें उनको देख पाती नहीं है। अब हमारी दुनिया, हमारी जो धरती है, उसको भी आपको रंग दिखते हैं, ये इसी दृश्य प्रकाश की वजह से दिखते हैं। ये जो लाइट है यही आपको पूरी दुनिया में कलर भरती है। एक्चुअल में दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ये जो सूर्य की दृश्य प्रकाश है, इसकी वजह से सब कलर बनता है और हमको ये दुनिया रंगीन दिखाई दे। तो आपको ये दिया है कौन कौन सी लाइटें, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के प्रकाश होते हैं। मैं आपके लिए एक बार पढ़ रहा हूं। सबसे छोटी होती है गामा प्रकाश, गामा किरणें। उससे बड़ी होती है एक्स किरणें, 6 किरणें बोलते हैं, जिससे हड्डी चेक करते हैं, एक्सरे निकालते हैं हॉस्पिटल में, वो वाली। उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट किरणें। फिर आता है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, जिसको आईआर बोलते हैं। पहले जो पैड वाले मोबाइल थे ना, फाइल शेयर करने के लिए, अभी ब्लू ऐप वाले मॉडल में आईआर हो, एसी, रिमोट, टीवी, ये सब आईआर, आईआर किरणें रिमोट के अंदर से निकल के टीवी में जाती हैं, एसी में जाती हैं। ये किरणें आईआर से चलती है। हमारे जैसे आप बटन दबाते हो चैनल चेंज हो जाता है, तो ये क्यों हुआ? ये कौन सी किरणें हैं? ये आईआर किरणें हैं। ये भी प्रकाश का एक माध्यम है। अगर ध्यान दो, आपकी आंख उन किरणों को निकलते हुए नहीं देख सकती है, लेकिन उसमें से किरणें निकल रही हैं। फिर आते हैं माइक्रोवेव किरणें। माइक्रोवेव आपने सुना होगा, खाना गर्म करने के लिए। तो ये है जो हम आंख से देख सकते हैं, और इन बहुत उपयोग है। जो अंतमय किरणें आई जो बहुत बड़ी बड़ी हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जैसे ही आप अपने मोबाइल में रेडियो ऑन करते हो, उसमें गाना बजने लगता है, लेकिन अगर वो मोबाइल बंद कर दो या रेडियो बंद कर दो, तो नहीं सुना गाना। ये क्या है? तो ये हवा में चलते, और इनकी लंबाई भी बहुत होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है आप यहाँ देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर। और कुछ किरणें जो रेडियो किरणें हैं, वो तो 10 से 20 किलोमीटर लंबी, इतनी बड़ी बड़ी किरणें होती। और इनका उपयोग कहाँ होता है? टीवी में, आपके घर के ऊपर छत पे, तो वो छतरी क्या काम करती है? वो इन्हीं किरणों को पकड़ती है जो हवा में है, जिनको मशीन द्वारा, जहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जहां पे क्रिकेट मैच चल रहा है, जहां पे शूटिंग हो रही है, वहां से भेजा जाता है मशीन द्वारा इन किरणों को।
और ये किरणें उस छतरी में पकड़ाती हैं, तब जाके हमको वो टीवी देखने को मिलता है। दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश फिर से टीवी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी हमारे जीवन में कौन से लोग भी ये किरणें छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसान, हनी बी, यहाँ पे कुछ आकृतियां दिखाई दे रही, उनके अंदर से भी किरणें निकलती हैं। आपने सुना होगा बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल का टावर लगता है, तो वो टावर में क्या रहता है, उसमें से भी किरणें निकलती हैं। सबका दूरबीन, ये वो भी नहीं है जिससे सांप वाले पकड़ने वाले बजाते हैं। वो दूरबीन भले नाम है इसका, इसका काम और उपयोग ये है कि दूर की वस्तुओं को पास में देखा जा सकता है। दूरबीन की शक्ति जितनी अच्छी रहेगी, उतने ज्यादा दूर करते हैं तो दूर वाला चीज नजदीक आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये दूरबीन है, आपके मोबाइल में भी यही सिस्टम काम कर रहा है जब आप जूम करते हैं तब। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रकाश की किरणें आती हैं एक ट्यूब के अंदर, दो मिरर, दूरबीन कभी भी दो दर्पणों को मिलाकर बनता है। तो कांच जब एक दूसरे से ये बनता है दूरबीन। बीन आपके दूर की वस्तुओं को नजदीक ला देगा और उससे आप देख समुद्र में उसका छोटा प्रतिबिंब बना। हाँ, आभास होता है, ऐसा लगता है कि वह है। और फिर आपकी किताब में अगर आपके पास है, आप देख सकते हैं दो प्रकार की दूरबीन आपकी बुक में। एक है न्यूटोनियन पद्धति का, ये वो दूरबीन है जो बहुत पहले न्यूटन के सिद्धांत के ऊपर बनाई गई थी और ये बहुत ही उपयोगी उस समय में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इससे जो वस्तुएं हम देखते हैं, साफ नहीं बनती, अच्छे दिखाई देती। इसके लिए दूसरे प्रकार की दूरबीन बनाई गई जिसका नाम है कासा ग्रेन पद्धति में। क्या है, अलग प्रकार की दूरबीन है। यहाँ पे मैं अभी आपको आकृति के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं दूरबीन का है और वो किस प्रकार दिखाई देगा। यह एक आधुनिक दूरबीन, आधुनिक दूरबीन मतलब कि आज के जमाने में यह दूरबीन उपलब्ध है, लेकिन पहले इतनी उन्नत, इतनी अच्छी दूरबीन नहीं होती। पहले थोड़ी सी तरीके से दूरबीन दिखाई देती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो भाग है पीछे का, इसमें आप अपनी आंखों को इसके ऊपर रखें। अब यहाँ पे इस ये ब्लैक वाले हिस्से में प्रकाश की किरणें अंदर जाएंगी। देखिए प्रकाश भले आपको दिखाई दे न दे अंदर जाते वक्त, लेकिन वो अंदर जाती हैं इस ट्यूब के, क्योंकि प्रकाश की किरणें को कोई रोक नहीं सकता। तो वो किरणें अंदर जाती हुई दिखाई, प्रकाश आप
यह अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणें आंखों के पास गई और हमको ऐसा आभास हुआ कि वह आकृति, वह वस्तु हमारे बहुत नजदीक है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम ये देखते हैं कि क्या दूरबीन से देखने में सब कुछ अच्छा ही होता है, कोई परेशानी नहीं आती? तो सबसे बड़ा बात ये है कि दूरबीन के सामने भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सबसे पहला ये कि अगर हमको जितना ज्यादा, जितना अच्छा, जितना साफ आकृति चाहिए, हमारा दूरबीन का जो मुंह, जो है, बड़ा बड़ा, इतना ज्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग भाग बड़ा रहेगा, उतना ही यह क्या करेंगे, प्रकाश को अपने अंदर। और फिर ये मुंह की बात बताऊं मैं, और उससे क्या होगा, जितना उतना उसको अच्छे से देख सकते हैं। किसको? उस आकृति को। यहाँ पे ये आधुनिक दूरबीन आपको दिखाया गया। पहला प्रॉब्लम समझ में आया? अगर हमको ज्यादा स्पष्ट देखना है तो दूरबीन के मुंह का हिस्सा बड़े से बड़ा बनाना पड़ेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा इसका मुंह बनेगा, दूरबीन का वजन भी बढ़ते जाएगा। दोस्तों, ये जो दूरबीन आप देख रहे हैं, इसका वजन है 15 किलो। अब अगर हमको और बड़ा इसमें कांच या वजन लगाना है तो सोचिए ये उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमको उसका स्रोत, जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उसको बड़ा बनाना ताकि ज्यादा स्पष्ट आकृति मिले। दूसरा ये कि इसका वजन भी बढ़ते जाता है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दूरबीन में कलर अच्छा नहीं दिखता। हमको आकृतियां ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा दिखेंगी। अगर हम किसी कलरफुल आकृति को देख रहे हैं तो उसके रंगों में परिवर्तन हो जाता है। कलरफुल चीज हम दूर की देख रहे हैं, उसका कलर चले जाता है और वह जितना दूर से हम देखेंगे उतना वो बेरंगा दिखेगा। तो आप अगर लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा कि दूरबीन की रचना में क्या समस्या आती है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि दूरदर्शी या दूरबीन की रचना में 3 समस्या आती हैं। पहला, ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसका लेंस का मुंह बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरा, बड़े लेंस को बनाने की वजह से दूरबीन का वजन और आकार बढ़ जाता है। और तीसरा, अधिक दूर की वस्तुएं रंगीन ना दिखाई देके ब्लैक एंड व्हाइट यानी कलरलेस दिखाई देती है। ये हमको आंसर में लिखना है। अभी और इससे पहले और न्यूटोनियन में क्या फर्क है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। न्यूटन पद्धति में दूरबीन अंतरिक्ष से अगर लाइट आएगी उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, और कैसेग्रेन में उत्तल दर्पण लगता है। दोनों अपने आँख के सामने देखते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है कि क्या सिर्फ 2 ही प्रकार के दूरबीन हैं, इसके अलावा नहीं। इसका नाम है रेडियो दूरबीन। सबसे पहले आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि रेडियो दूरबीन मतलब क्या, ऐसा दूरबीन जिसमें गाना बजेगा? तो मेरा आंसर है नहीं। रेडियो दूरबीन मतलब यह सिर्फ रेडियो प्रकाश को पकड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको पुराने स्लाइड पे लेके चल रहा हूँ। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं किस प्रकार रेडियो वेव्स लिखा है। रेडियो वेव्स होते हैं, यह टीवी,
रेडियो और टेलीस्कोप से निकलने वाली और पकड़ी जाने वाली किरणें होती हैं। दूर अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं उनसे भी रेडियो किरणें निकलती हैं। ये बड़े बड़े किरणें हैं जो अब इन तरंगों को बढ़ने के लिए जो टेलीस्कोप होगा वो भी छोटा, आप देख सकते हैं ये टेलीस्कोप यानी दूरबीन देखिए, ये दूरबीन, इस दूरबीन का वजन अगर 15 तो इस दूरबीन का वजन होगा 15,000 किलो। ये कुछ इतनी बड़ी होती है। इसका छोटा स्वरूप मैंने आपको बताया कि आपके घर के ऊपर जो डिश टीवी का एंटीना लगा होता है वो भी रेडियो वेव्स पकड़ने के लिए ही बना है, लेकिन वो छोटी मोटी रेडियो वेव्स। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तारों, ग्रहों और सूर्य से निकलने वाली रेडियो तरंगे। इस रेडियो तरंग दूरबीन में सबसे पहले आप इसकी संरचना समझिए। यहाँ पे देखिए आपको इसकी आकृति और आकार का अंदाजा मिल गया होगा। अब इसकी संरचना पहले समझेंगे। यहाँ पे एक छतरी जैसी आकृति होती है जो कि धातु से बना होता है। जिस जगह से रेडियो किरणें आती हैं, यह आप येलो लाइन को देख सकते हैं। रेडियो किरणें इस छतरी पे गिरती है। छतरी से सारे रेडियो किरणें उसको केंद्र में जाकर मशीन द्वारा कंप्यूटर में जाती है और उस मशीन कंप्यूटर में से इसको एनालिसिस किया जाता है कि तरंग कैसी है, कहाँ से आ रही है और इसका मतलब क्या है। इसका छोटा रूप है आपके घर का डिश एंटीना, लेकिन डिश एंटीना टीवी और रेडियो के लिए है। ये जो रेडियो दूरबीन है वो टीवी रेडियो के लिए नहीं है। ये वाली जो दूरबीन है ये अंतरिक्ष की पढ़ाई करने के लिए और दूसरे ग्रह, दूसरे तारे, दूसरे सूर्य, इन सब की पढ़ाई करने के लिए होता है। अब बात आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन कौन सी है। तो अभी हाल में ही 2016 में चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन बनाया है, जिसका चित्र मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इसका आकार पहाड़ के इतना बड़ा है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बीच में बहुत बड़ा कटोरा रहा। ये वही रेडियो दूरबीन का ये दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है। अब सवाल ये उठता है कि इसका काम क्या है, फायदा क्या है, इतना महंगा, इतना खर्चा करके जो बनाया उन्होंने, इसका काम क्या है। तो ये रेडियो दूरबीन अंतरिक्ष में एलियन ढूंढने के लिए बनाई गई है। मान लीजिए दूर किसी दूसरे आकाश गंगा में किसी ने कोई संदेश भेजा है, उस संदेश को पकड़ने के लिए यह रेडियो दूरबीन बनाई गई। भारत में पुणे के पास नारायण गांव में 30 मीटर अपनी दूरबीन है, जो अलग अलग छोटी छोटी दूरबीनों को जोड़ के बनाया गया है। जो 30 दूरबीन जोड़ के 25 किलोमीटर लंबा बनाया गया है वो, लेकिन उसमें 30 अलग अलग दूरबीन। यहाँ पर चीन ने जो बनाया है वो एक ही दूरबीन बनाया है और इसका व्यास है 5 किलोमीटर। बहुत बड़ी है दूरबीन। इसका काम क्या है? सूर्य को देखना, आकाश में अगर अंतरिक्ष में कोई विस्फोट होता है उसको पकड़ना, तारों के मध्य जो हाइड्रोजन के बादल है उनको देखना। और इसके लिए वैज्ञानिक इनको बना के अंतरिक्ष की पढ़ाई करते हैं। तो ये था रेडियो दूरबीन। आपने मूवीज में देखा होगा, लोग को करने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। ये मतलब किसी दूसरे ग्रह पे रहने वाले वो सजीव जो हम जैसे हम अपना संदेश भेजते हैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट से, जैसे आपका मोबाइल फोन पे कॉल आता है, तो कॉल कैसे आता है? इन्हीं तरंगों के माध्यम से आता है। उसी प्रकार दूसरे सजीव भी तो अपने तरंगे भेज रहे होंगे। तो उन दूसरे ग्रह के दूसरे प्राणियों की तरंगों को पकड़ने के लिए यह रेडियो दूरबीन बहुत ही उपयोगी है।
अब हम आगे चलते हैं कि अंतरिक्ष में भी क्या किसी ने दूरबीन फिट की है। देखिए, अगर आपको ये तो, जैसे आप किसी का फोटो लेना है, आप उसके जितने नजदीक रहेंगे फोटो उतना अच्छा आएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी ग्रह और तारे का फोटो लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नजदीक जाना पड़ेगा। लेकिन ये ग्रह और तारे क्या हैं, हमसे बहुत दूर हैं। तो क्या हम उसके पास जा सकते हैं? आंसर है नहीं। तो नासा, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक आइडिया निकाला। बोला हम उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन उसके पास अपनी दूरबीन तो भेज सकते हैं। क्योंकि जमीन से जब हम फोटो लेते हैं, तब वातावरण में धूल, मिट्टी, कचरा और दूसरे तरंगे की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम, डिस्टरबेंस आता है। तो 1990 में नासा, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी दूरबीन बनाई जिसका नाम था हबल। ये हबल दूरबीन को उन्होंने अंतरिक्ष में भेज दिया फोटो लेने के लिए। सोचिए, अगर ये हबल दूरबीन जमीन पे भी होती है, मैंने आपको बताया कि जमीन पे होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि दूसरी तरंगों की वजह से डिस्टर्ब होगा, या हो सकता है कि उतनी साफ वातावरण में बादल है, आसमान साफ नहीं है, बहुत सारी समस्या होती है, दिन है रात है, इस वजह से पिक्चर, तारों का, ग्रह का फोटो अच्छा नहीं आएगा। तो हबल जब नासा ने अंतरिक्ष में भेजा, तब उसका फोटो लेने के लिए, ये आप देख रहे हैं अंतरिक्ष के बाहर जो दूरबीन है, इसका नाम हबल है। अब आप देखिए कि हबल ने कैसे अंतरिक्ष में कौन कौन सी फोटो ली। अब सबसे पहले मैं आपको समझाना पाऊंगा कि ये फोटो लेना क्यों बहुत ही काम है। तो आपको अंतरिक्ष, दूर किसी, सपोज हरे चंद्रमा का भी फोटो लेना है, और आप जमीन से फोटो लेंगे तो बादल आ सकते हैं, दूसरे रंगों का डिस्टरबेंस होता, क्लियर फोटो नहीं आएगा। अंतरिक्ष में कुछ है नहीं, पूरा घुप अंधेरा है। भले धरती पे इतना उजाला लग रहा हो, लेकिन अंतरिक्ष में सूर्य भी सिर्फ एक चमकता हुआ लाइट बल्ब जैसा है। और जो दूसरी आकाशगंगा, दूसरे तारे, वो हमसे अरबों खरबों प्रकाश वर्ष इतने दूर से, बहुत ही मदद करता है। कैसा जगह है वो, इतना कम लाइट आता है, उतना ही ये तारों का प्रकाश हमको मिलता है। तो अगर धरती से इनको लेंगे फोटो, तो हम इनको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिक्चर साफ बनेगा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दूरबीन से भी फोटो लेना है, तो सबसे पहला बात यह है कि हमको जितना अच्छा फोटो लेना है, या तो हमको लेंस बड़ा करना पड़ेगा, आकार बड़ा करना पड़ेगा, या हमको उसके उतना नजदीक जाना पड़ेगा। इन तारों के नजदीक हम कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। तो हमने क्या किया, अंतरिक्ष में ही इनको स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद क्या हुआ, आप भेजा, वो ऐसे अकेली है। लेकिन जब हमने फोटो भेजा, तो सूर्य और उनकी बात करो जिसमें पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, आकाश। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका ओके,
तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बहुत बड़ा है, धरती से करीब 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, लेकिन ये सूर्य आकाश गंगा के सामने एक राई के दाने के बरोबर भी नहीं है। सोचिए ऐसी एक आकाश गंगा में सूर्य कितना छोटा है, और ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगा है जिसमें ऐसे लाखों करोड़ों सूर्य हैं। तो ये आकाश गंगा हमको से उनका मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा, ये देखिए कि जब लिया गया था 90 द्वारा, फेमस कई बोला है क्या, कई लोगों ने अपना, किसी ने तितली नाम दिया, किसी, ये देखिए ये आकाश गंगा है, हमसे अरबों खरबों मीटर है, और इसकी लंबाई इतनी बड़ी है आप अंदाज नहीं लगा सकते। इसके एक एंड से दूसरे एंड में जाने के 7 करोड़ प्रकाश वर्ष लगेंगे। कुछ भी हमको जो आप इस आकृति में देख सकते हैं, एक आकाश गंगा आपको बड़ी सी विशाल सी दिख रही है, उसके बाजू में मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूं तो आपको समझेगा। जो भी चीज चमक रहा है, ये जो छोटे छोटे चमक रहे हैं ना, ये भी आकाश गंगा हैं, लेकिन ये और दूर हैं इसलिए इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं। इन आकाश गंगा में हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो सोचिए ये आकाश गंगा कितने दूर हैं जिनको हम देख नहीं पाएंगे, देख नहीं सकते हैं। और ऐसी आकाश गंगा का फोटो सोचिए, अंतरिक्ष में हबल है, वहां से उसने फोटो खींचा, तब जाके इतना छोटा फोटो मिला उस आकाश गंगा का जो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर है। तो अगर आप सोचिए ये टेलीस्कोप अगर धरती पे होती, ये दूरबीन अगर धरती पे होती, रेडियो दूरबीन, तो हम इनको देख ही नहीं पाते हैं। यही वजह है कि उस सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके विज्ञान के लिए ये आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में भेजी हैं। और एक चित्र दिखाता हूं, इसको आई ऑफ गॉड बोला जाता है। ये आकाश गंगा को भगवान की आंख नाम दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। ये देखने में ऐसा लगता है कि ये गॉड की एक आंख है। अब ये इतना विशाल है, इतना विशाल है कि आप अंदाजा भी नहीं, इस ये आधा अंतरिक्ष को कवर किया हुआ है, अंतरिक्ष को। आसमान नहीं बोल रहा, आसमान तो धरती पे होता है। समझ लीजिए इसमें कम से कम 10 से 20 हजार करोड़ सूर्य समा सकते हैं, ये इतना बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखिए, यह गैस हाइड्रोजन गैस का बादल है जो कि पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। इसके एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए इतना समय लगेगा जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमको पता चला उस रेडियो दूरबीन की वजह से, और रेडियो दूरबीन की वजह से हमको ये समझ में आया कि हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। फिर वैज्ञानिकों ने कैसे बना, उसमें क्या मिला हुआ है, किस चीज से बना है, आगे कैसा होगा, और अगर कोई तारा विस्फोट होता है, सूर्य कैसे काम करता है, ये सब की जानकारी बनने के लिए इन रेडियो दूरबीन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे विज्ञान के लिए और हमारे जीवन के लिए ये रेडियो दूरबीनें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान कब से ये पता लगाने में लगा हुआ है कि हमारे से पहले क्या था, क्या भगवान है, क्या एलियन है, क्या सूर्य से भी बड़ा कुछ है। ये सब बातें जानने की जिज्ञासा मनुष्य के मन में आती है, और वो इसका जवाब ढूंढता रहता है। ये जवाब उसको जानना है अगर, तो उसको अंतरिक्ष में देखना पड़ेगा, और अंतरिक्ष में देखने के लिए हमारी आंखें बेकार है। हमको अंतरिक्ष की आंखें यानी टेलीस्कोप, जिसको रेडियो दूरबीन बोलते हैं, वह आवश्यक है। और ये आधुनिक विज्ञान की जरूरत भी बन गया है। उम्मीद है आपको टेलीस्कोप के बारे में समझ में आया होगा।
किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये सर का भी जो सर किसी के रेज हैंड नहीं है तो हम लोग क्लास एंड कर देते हैं सर। ओके ठीक है सर। तो आज का जो सेशन था वो प्रकाश के प्रकार, दृश्य प्रकाश और अलग अलग प्रकार के दूरबीन, छोटी दूरबीन जो हमारे घर पे होती है, उससे लेके अंतरिक्ष में जो आकाश गंगाओं की फोटो खींचने वाली दूरबीन है, उन सब के बारे में हमने जाना। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हैं। आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।